नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में बताया था कि सीसैट में हो रही किसी भी दिक्कत के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आपके लिए सीसैट यूपीएससी 2023 का पेपर पूरे बेसिक से लेके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट तक क्या हो सकता है, एक एक सवाल को हम आपके सामने पेश करेंगे, हल करेंगे। आप भी उन तरीकों को सीखने की कोशिश करिए। अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट में बताइए, उसको मैं दोबारा आपसे कोशिश करूँगा, दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो 2023 सीएससी का जो पेपर हुआ उसमें जितने मैथ्स के सवाल आए, नियर अबाउट 38 to 40 क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए, हर सवाल एक अलग कॉन्सेप्ट पे है। जैसे कहीं प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल हुआ है, कहीं परमुटेशन एंड कम्यूटेशन क्रमचय संचय का इस्तेमाल हुआ है, कहीं नंबर सिस्टम डिविजिबिलिटी का इस्तेमाल हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको विथ कॉन्सेप्ट सारे टॉपिक्स की जो वीडियोस जा रही हैं उसमें आपको दिख जाएंगी। नंबर सिस्टम वाले टॉपिक में आपको दिख जाएगा कि डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है। प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कम्यूटेशन में आपको दिख जाएगा कि कैसे कुछ चीज़ों में से कुछ चीज़ों को पिक करते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर देखना हो तो आप उन वीडियोस को फॉलो करें, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़िए। काफ़ी धीरे पढ़ाया मैंने उसमें, ताकि आप लोगों को एक एक चीज़ें क्लियर हो सकें। बाकी जो पेपर आया उसका सॉल्यूशन अगर आप डायरेक्टली, जैसे कभी कभार होता है, जैसे 2024 आपको देना है तो हम पिछले 2021, 22, 23 का पेपर तो पूरा हल करके जाना ही जाना चाहिए। मेरा तो मानना ये है कि प्रीवियस ईयर 3-4 साल के पेपर जरूर ही हल करके जाएं। तो मैंने आपको ये जो सीरीज है मेरी 2000, सबसे पहले हम 23, अभी जो 2024 होगा 2023 अभी हुआ, फिर 2022 और फिर 2021। तो ऐसे ही घटते हुए क्रम में मैं आपको तीनों साल के पेपर को डिस्कस करूंगा। किसी भी तरीके की समस्या आती हो तो आप मुझे कमेंट करके बताने की कोशिश करिएगा। सवालों को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है समझते हैं। देखिए, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है ताकि बाइलिंगुअल, जो हिंदी में कंफर्टेबल है ठीक है, जो हिंदी में कंफर्टेबल है उनके लिए भी ठीक है। कह रहा, राज के पास 10 जोड़ी लाल जूते हैं, 9 जोड़ी सफ़ेद जूते हैं और 8 जोड़ी काले जूते हैं। कह रहा, यदि वह पहनने के लिए एक जोड़ी लाल जूता उठाता है डिब्बे में से, और एक एक करके उठाना है, जैसे 2 जूते हैं तो एक बार नहीं उठाना है, एक एक जूते करके उठाना है। तो कह रहा, बताइए उसको अधिकतम कितने प्रयास करने होंगे अगर वो जूता कैसा हो, लाल हो। कह रहा, एक जोड़ी लाल जूता उठाने के लिए कितने प्रयास करने होंगे। ध्यान रखिएगा, एक जोड़ी लाल जूता उठाना है, मतलब लाल जूते का कम पेयर। कि हमारे पास कितने ऐसे चांस बन रहे हैं। देखिए, जैसे कि 10 जोड़ी अगर लाल जूते हैं, एक जोड़ी में 2 जूते होंगे, तो 10 जोड़ी लाल जूते हुए तो कम से कम हमें कितनी बार ट्राई करना पड़ेगा, 20 बार ट्राई करना पड़ेगा। 9 जोड़ी सफेद जूते हैं, कितनी बार ट्राई करना पड़ेगा, 18 बार। इसके बाद देखिए 8 जोड़ी काले जूते हैं तो कितनी बार ट्राई करना पड़ेगा, 16 बार। अगर हम सारे जूतों की पूछते कि हर जूता उठाने के लिए कितनी बार मिनिमम प्रयास करना होगा, तो देखिए 20, 18 और 16, तो नंबर ऑफ चांसेस कितने हो जाते, 54 हो जाते। लेकिन हमसे यहां क्या पूछा, केवल लाल जूता। तो देखिए, अगर हम पहले 10 जोड़ी लाल जूते हैं, 9 जोड़ी सफेद हैं, तो देखिए अगर हम पहले सफेद को ले लें तो हमें 18 बार, उसके बाद 8 जोड़ी काले ले लें, कितना हो जाएगा, 16 बार हमें ट्राई करना पड़ेगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है, लाल जूते के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, लाल जूते के बारे में। तो देखिए, अगर इन दोनों को उठाएं तो हमें कम से कम 18 + 16 इतने प्रयास तो करने ही करने होंगे। व्हाइट को उठाने के लिए और ब्लैक को उठाने के लिए कम से कम कितने चांस लगाने होंगे, 18 + 16,
और जैसे ही हम लाल जूते में प्रवेश करेंगे तो वहां से एक जोड़ी उठाना है, एक जोड़ी का मतलब 2 जूते उठाने हैं। तो हमें जैसे ही हम एक जोड़ी जूते उठाएंगे, देखिए ये रेड वाला उठ गया, तो हमें मिनिमम प्रयास कितना करना पड़ेगा, 18 + 16 34 + 2 36। यहां आपका ऑप्शन कौन सा सही था, 36 सही था। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को, फिर से समझिएगा। अभी हम लाल छोड़ देते हैं, क्यों हमसे लाल ही पूछा है। हमारे पास सफ़ेद जूते हैं 9 जोड़ी, तो 9 जोड़ी का मतलब हमें 18 चांस, 9 × 2 = 18। 8 जोड़ी मेरे पास काले जूते हैं, तो 8 × 2 ब्लैक, 16। तो देखिए कम से कम 34 चांस में हमने सफ़ेद और काले जूते उठा लिए हैं। अब हमें उठाना क्या है, लाल जूता उठाना है। तो लाल जूते का कह रहा है जैसे ही हम एक पेयर उठाएंगे, एक बार में हम एक ही जूता उठा सकते हैं, तो एक पेयर में 2 जूते हैं, तो हमें कम से कम 2 अटेम्प्ट और करने होंगे। तो हमारे पास जो अटेम्प्ट की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 18 + 16 + 2, आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 36। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, मुझे बताइएगा, हम दोबारा आपको बताएंगे। देखिए जो दूसरा सवाल है हमारा, ये सीक्वेंस का सवाल है। मतलब इसमें आपको, आप हाइड एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट है, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आप देख के आंसर बता देंगे। ये एक कॉन्सेप्ट है, इसमें वैल्यू पुट करके देखना पड़ता है, ठीक है। देखिए अगर पेपर में ऐसा सवाल मिलता है तो मेरा मानना है कि इसको लास्ट में करें या इसको छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा। कहना क्या चाह रहा मैं आपको समझा देता हूं। हम कह रहा है कि एक बल्लेबाज है, वो 1 रन ले सकता है, चौका मार सकता है, छक्का मार सकता है, 2 रन नहीं ले सकता है। ही कैन टेक ए सिंगल रन, ही कैन किक ए 4, ही कैन किक ए 6। डबल ट्रिपल का रोल नहीं है। तो कह रहा है कितने तरीकों से, इन हाउ मेनी वेज, ठीक ठाक 25 रन बनाना है। और रन बनाने का कोई भी अनुक्रम हो सकता है। रन बनाने का क्या हो सकता है, कोई भी अनुक्रम। देखिए 2 4 6 अनुक्रम मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि हम अगर लिख दें, देखिए उसको 1 रन मारना है, 1 रन, उसको भाई 4 रन मारना है, और उसको 6 रन मारना है। ध्यान रखिएगा कि सब जोड़ जाड़ के लास्ट में 25 रन होना चाहिए। अब पॉसिबिलिटी क्या क्या बनती है, देखिए पहली बार हम 1 रन ना लें, या मान लीजिए मैं 1 रन ले लेता हूं, 1 रन ले लूं और मैंने 6 चौके मार दिए, तो 6 × 4 = 24 और 1 × 1 24 और 1 कितना रन हो गया भाई, 25 रन हो गया। एक पॉसिबिलिटी बनी। दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए, मैं 1 रन मार दूं, यहां मैं 4 छक्के मार दूं, तो 4 × 6 = 24 और 1 25, ये भी कंफर्म है। या देखिए एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, मैं 1 रन ही 25 बार दौड़ लूं, तो कितने हो जाएंगे, 25 रन बन जाएंगे। तो ऐसे जब आप हल करेंगे, देखिए एक बार और, जैसे मैं 4 चौके मार दूंगा, 4 चौके, तो 4 चौके 16, 1 छक्का मार दूं, 16 × 6 = 22 और 3 सिंगल रन ले लूं। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको पीएनसी वाले चैप्टर में दिखेगा, किस में से कितना लेते हैं। तो देखिए यहाँ भी कितने रन बन जाएंगे, 16 × 6 = 22 3 25। तो ऐसे नंबर आप जो पॉसिबल वे होंगे 25 रन बनाने के, ऐसे 19 तरीके होंगे। मैं आपको बताऊं टोटल कितने तरीके होंगे, 19 तरीके होंगे, जिनसे हम 1 4 6 मार के कितने रन बना सकते हैं, 25 रन बना सकते हैं। ठीक है। अगर आप सोच रहे होंगे सर आपको कैसे पता चला, तो ये वो कॉन्सेप्ट 0 1 4 6 वाला, एक बार आप परमुटेशन वाली वीडियो में जाके देखें, वहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। आइए नेक्स्ट लेते हैं। देखिए 4 पत्र हैं, ध्यान से पढ़िएगा, 4 ही लिफाफे हैं। ठीक ठीक एक पत्र को सही पते वाले ठीक ठीक लिफाफे में डालना है। ठीक कह रहा यदि पत्रों को लिफाफे में ऐसे ही डाला जाए रैंडमली, तो निम्न जो ये कथन है इन पे विचार करना है कि क्या क्या हो सकता है। कह रहा क्या यह संभव है कि ठीक ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में जाए? बिल्कुल संभव नहीं है। कहाँ संभव है बताइए।
कोई चांस ही नहीं। हर पत्र गलत लिफाफे में जाए, क्या संभावना है? नहीं है। लेकिन दूसरा क्या कह रहा, ऐसे केवल 6 तरीके हैं जिनमें केवल 2 पत्र ही सही लिफाफों में जा सकते हैं। अब ये तो निकालना पड़ेगा। तो लिफाफे कितने हैं? 4 पत्र हैं। देखिए कह रहा है 6 तरीके हैं, मतलब मेरा आंसर 6 आना चाहिए था। कब? जिसमें से 2 पत्र ही सही लिफाफों में जाए, मतलब 4 चीजों में से 2 चीजें मुझे लेनी थी। तो सीधे सीधे कम्यूटेशन लगा देते। कितना लगा देते भाई? 4C2। 4C2 आपको पता है NCR की वैल्यू क्या होती है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल r n माइनस r फैक्टोरियल। इसको हल कर लेते हैं। फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2। इसको लिख सकते हैं हम, देखिए 4 फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। कैंसिल हो गया। 4 तियां 12/2। 6 तरीके हैं, मतलब ये वाला जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल ही सही कह रहा है कि हमारे पास कितने तरीके हैं? ऐसे 6 तरीके हैं। 4 लिफाफे थे, समझ रहे हैं आप? 4 लिफाफों में कह रहा है क्या ऐसे 6 तरीके हो सकते हैं कि 2 में गलत चले जाएं या 2 में सही चले जाएं? तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? परिस्थितियां 4C2, 4 में से 2 को चुनना होगा आपको। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 85, 87, 89, 91, 95। अब कुछ लोग हैं जो इसको 100 से भाग देने लगते हैं, पूरा जीवन बीत जाएगा। कॉन्सेप्ट के साथ साथ अगर आपका ये नहीं चल रहा ना, अगर ये नहीं चल रहा तो काम खत्म हो जाएगा। देखिए सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सोच पे। जितना आप सोचेंगे उतना ऊपर जाएंगे। अब जैसे मुझे इस संख्या में मान लीजिए 100 से डिवाइड करना हो, 100 से, और ऊपर पता चला कहीं 100 का ही मल्टीपल दिख जाए तो रिमाइंडर तो 0 हो जाएगा ना। कैसे दिखेगा? देखिए ध्यान से, 96 को तोड़ दूं तो 4 गुणे 24, 95 को तोड़ दूं तो 5 गुणे 19, और 85 को तोड़ दूं तो 5 गुणे 17। आप सोचिए 5 गुणे 5 25 और 25 गुणे 4 100। 100 में किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो 100 का ही मल्टीपल होगा, और 100 के किसी भी मल्टीपल में 100 से डिवाइड किया गया होगा तो रिमाइंडर क्या बच रहा होगा भाई? 0 ही बच रहा होगा। समझ पा रहे हैं? ये भी आप नंबर सिस्टम वाली वीडियो में देखेंगे जहां मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम के कॉन्सेप्ट समझाया हूं, वहां दिखेगा। देखिए ये वीडियो भी आपने देखी ही होगी। देखिए यूनिट डिजिट निकालने में हम केवल यूनिट डिजिट का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया 2, 3, 7, 8 चतुर्थांश के नियम का पालन करते हैं। अब ये चतुर्थांश क्या है? चतुर्थांश का मतलब होता जब भी 2, 3, 7, 8 हो तो जो इनके यूनिट डिजिट होते हैं वो 4 पावर के बाद रिपीट होने लगते हैं। जैसे 2 की पावर 1 2, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर 8। अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे 2486, 2486। तो पावर हर 4 के बाद रिपीट करती है, इसी को कहते हैं फॉलो द रूल्स ऑफ क्वाड्रेंट। तो 4 के बाद अगर पावर रिपीट होती तो हम पावर में 4 से डिवाइड करते हैं, जो भी रिमाइंडर बच जाता है वही अब उसकी पावर होगी। अगर रिमाइंडर नहीं बचता है, इट मीन्स द पावर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, तो भी हम पावर में 4 ही रखते हैं, 0 नहीं रखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, पावर में कभी भी 0 नहीं रखते हैं। क्लियर है? क्यों? 2 टू द पावर 4 है। अब आप पावर में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो 0 हो गया, लेकिन 2 की पावर 4 तो 16 होती है। इसीलिए अगर कभी रिमाइंडर 0 भी आता है तो हम पावर में क्या रखते हैं? 4। अब देखिए इसको डिवाइड करने का भी कई तरीका है। रिमाइंडर थ्योरम में मैंने आपको सिखाया कैसे पावर में डिवाइड करते हैं, बाकी मैं यहाँ डायरेक्टली डिवाइड कर दूं। अगर देखिए 9 7 जा 63, 5 3 जा 15, डिवाइड 4 से है। 64, देखो 60 पे भी जा सकते हैं, 64 पे भी जा सकते हैं। 64 पे जाएं तो -1, 16 पे जाएं -1, -1 इंटू -1 +1, तो 2 की पावर 1, मतलब इसका यूनिट डिजिट कितना होगा भाई? 2 होगा। क्लियर है?
ऑप्शन ए सही है। देखिए बढ़िया सा सवाल है, काफी बढ़िया सा सवाल है, कैलकुलेशन है। अगर आपको नंबर पता हो, केवल कैलकुलेशन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए क्या कह रहा है कि ए बी सी और डी ई एफ, ध्यान से देखिए, ए बी सी और डी ई एफ कहा ये 6 संख्याएं हैं, इनको जोड़ दूं तो 1 2 3 4 मिलता है। देखिए 3 को 3 में जोड़ रहे हैं और 4 मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कैरी जनरेट हुआ होगा। यहां से ये पता चल गया। देखिए C प्लस एफ अगर जोड़े होंगे तो 11 बना होगा, तभी एक लिख पाए होंगे, प्रोबेबिलिटी है। वो एक यहाँ कैरी बना होगा तो फिर 11 बन रहा है, मतलब B प्लस E की वैल्यू 10 रही होगी। फिर यहाँ एक कैरी बन रहा है तो A प्लस D की वैल्यू क्या रही होगी, 10 रही होगी। आपसे यही पूछा है, कहा इन तीनों को जोड़ दो। देखिए A B C D E F सबको जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए 10 10 20 11 31। कौन सा ऑप्शन सही था? ऑप्शन डी सही था। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि जोड़ने पर नीचे क्या बन रहा है। क्लियर है? कह रहा डी कोई 3 अंकों की संख्या है और इस संख्या के अंकों के योगफल से अनुपात, इस संख्या का 3 अंकों की संख्या है, अगर मान लीजिए एक्स वाई जेड है, कोई संख्या है, तो कह रहा है इसका अनुपात इन संख्याओं के योगफल से x प्लस वाई प्लस जेड ये लघुत्तम है, मतलब मिनिमम है, मतलब हमें मिनिमम वैल्यू लेनी है, मिनिमम वैल्यू। तो पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट एट द 100th प्लेस। 100 प्लेस ये होता है यूनिट, 10 और 100, एंड द डिजिट एट द यूनिट प्लेस, मतलब x और z में अंतर क्या हो सकता है। देखिए मिनिमम वैल्यू लेनी है, मिनिमम, तो मिनिमम तभी होगा, मान लीजिए मैं x की वैल्यू 1 मान लूं कि मिनिमम है, सबसे छोटी है, मिनिमम लेना है, तो z की वैल्यू 9 मान सकते हैं, तभी मिनिमम होगा। ये 1 ये 9, ये 1 और ये 9, मिनिमम लेना है, समझ पा रहे? जैसे यहाँ 129 हो तो डिवाइड भी 1 + 2 + 9 से हो, मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। उस केस में डिफरेंस पूछा तो 9 - 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यहाँ आपके पास ऑप्शन कौन सा सही था? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, कोई डाउट हो जरूर बताएं। कह रहा 5 धन पूर्णांक हैं पी क्यू आर एस और टी, इनमें से कोई जरूरी नहीं कि ये एक ही क्रम में हो, सही बात है। कह रहा 3 इसमें से पॉजिटिव हैं, सम है, मतलब इवन है, पॉजिटिव तो सब है, और 3 ही ऑड है। तो कह रहा निम्न कथनों पर विचार करिए। अब देखिए अगर मैं मान लूं फॉर एन एग्जाम्पल, देखिए मैं इसको इवन मान लेता हूं, इवन मतलब ई, इसको इवन और इसको भी इवन मान लूं, ये ऑड है, ये भी ऑड है, तो सोचिए इस 3 में से ये 2 घट जाएंगे तो भी एक इवन तो बचेगा ना, एक इवन तो बचेगा ही ना मेरे भाई। तो ये स्टेटमेंट तो सही लग रही मुझे। अब आते हैं, देखिए 3 ही को मानना था, 3 इवन है 2 ऑड। अब सोचिए अगर इसको इवन मान लिया मैंने, मतलब ये इवन हो गई, ये इवन हो गई, ये इवन हो गई, इन 2 इवन में से एक इवन ये कट गया, एक इवन बचा, एक ऑड बचा, तो ये निश्चित रूप से विषम करे, कोई जरूरी तो नहीं है ना, ये कोई जरूरी नहीं है। तो दूसरी स्टेटमेंट हमें सही नहीं लग रही है, तो हमें सही कौन सा है? केवल एक। कोई डाउट हो तो एक बार मुझे कंफर्म करिए इन सब में। एक बार सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद क्लियर करिए कि आपको कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है, किसी भी तरीके का कोई डाउट तो नहीं है। अगर ऐसा हो तो एक बार क्लियर कर लें, फिर मुझे बताइए। पढ़ूं आगे? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए आगे देखते हैं।
हाँ, दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता ना, क्योंकि 3 इवन है, 2 ही ऑड है। और इवन में देखिए, अगर आप इवन में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो भी इवन ही होगा, इवन ही होगा। ऑड है संख्या, अगर ऑड में किसी एक संख्या का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, अगर वो इवन हो, तो वो भी उसको क्या बना देगी, इवन बना देगी। तो यहाँ पे जो ये स्टेटमेंट थी, देखिए, ये अगर ऑड भी होती और इसमें मल्टीप्लाई 2 का है, तो ये तो इवन हो गया। क्लियर है? और हमसे क्या कह रहा है कि वो निश्चित रूप से ऑड होगी। ये बिल्कुल क्लियर नहीं है, पहली स्टेटमेंट केवल सही है। क्लियर है? कह रहा अभाज्य संख्या p और p प्राइम नंबर है और भाज्य संख्या c है, ये कंपोजिट नंबर है, के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। क्या क्या सही हो सकता और क्या क्या सही नहीं हो सकता है। तो ले लेते हैं कोई प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का मतलब होता है ऐसी 2 संख्याएं जिनमें सबसे बड़ी संख्या जो कॉमन है वो 1 हो, मतलब उनका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब आइए प्राइम नंबर जैसे मैं कोई ले लेता हूं, देखिए जैसे मान लीजिए 11 ले लूं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर 9 ले लेता हूं, देखिए 11 + 9 बटा 11 - 9, 11 9 20 बटा 2, ये 10। कह रहा है क्या ये सम हो सकता है, ये एक सम संख्या है, हो सकता है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए कह रहा है 2p + c। 2p का मतलब 2 × 11 22 + 9 31 31, 2 × 11 22 + 9 31। कह रहा है क्या ये ऑड हो सकता है, बिल्कुल 22 9 31 ऑड है, ये ऑड हो सकता है, दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है पीसी विषम हो सकता है। देखिए कैन लिखा है, ये नहीं लिखा कि निश्चित रूप से विषम है या सम है। तो 11 × 9 99, ये भी विषम हो सकता है। तो तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट क्या है मेरे भाई, सही है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। क्लियर है? आइए कह रहा 3 अंकों की संख्या ABC है, इसको D से गुणा करने पर 37DD मिलता है। देखिए एक ABC है, अब इसमें D से मल्टीप्लाई करो। देखिए नंबर सिस्टम से बहुत सवाल है, इसीलिए मैंने नंबर सिस्टम बहुत डिटेल में ऐसे बहुत सवाल कराए हैं आपको। जो नंबर सीरीज वाला पार्ट है उसमें जाके देखिएगा। देखिए DD का मतलब यहाँ दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब क्या कह रहा, ये नॉन जीरो डिजिट है, मतलब जीरो नहीं हो रहा। कह रहा है ABC की अगर जोड़ दूं तो वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब देखिए उस केस में क्या करना होगा, हमें अलग अलग वैल्यू रख के पुट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 ऐसे रख के यहाँ दोनों सेम आना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 1 2 3 रख देते और यहाँ 4, तो 4 3 जा 12 हो जाता। तो 4 2 जा 8 1 9, मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि D तो सेम आना चाहिए था। उस केस में देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था कि अगर 6 × 4 होता कहीं तो 24 होता है, अगर 6 × 4 होता कहीं तो 24 होता है, कैरी 2 हो गया। फिर यहाँ 4 ले आना है तो 6 2 जा 12 और 2 4 हो गया। तो इससे ये कंफर्म हो रहा है कि D की वैल्यू क्या हो रही है, दोनों केस में 4 हो जा रही है। इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं। D की वैल्यू दोनों ही केस में क्या हो रही है, 4 हो जा रही है। वो देखिए 6 पे भी डिपेंड करता है, 8 पे भी डिपेंड करता है। अब ये प्रैक्टिस का गेम है कि आपको अगर ये भी ध्यान रहे, यूनिट डिजिट 4 ले आना है, 6 4 जा 24, अगली डिजिट को भी 4 ले आना है, तो यहाँ 6 2 जा 12 होना चाहिए था। जैसे ही 6 2 जा 12 होता, 12 में 2 जोड़ देते तो फिर 14 आ जाता, फिर मेरी वैल्यू 4 आ जाती, मतलब मेरी D की वैल्यू फिर क्या आ जाती, 4 आ जाती। क्लियर है? हमसे पूछा लेकिन क्या है, A + B + C की वैल्यू क्या होगी। हमसे ये नहीं पूछा कि D की वैल्यू क्या होगी, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं D की वैल्यू यहाँ 4 ले लूँ, मान लीजिए यहाँ भी 4 ले लेता हूँ, 37 4 4, और इसमें से ही डिवाइड, देखिए D से 4 से ही डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, 4 9 जा 36, 1 और 4 4 3 जा 12, 4 6 जा 24। देखिए संख्या क्या बन गई मेरी,